नमस्कार। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी से लगता है कि जंग का रुख पलट चुका है। अब वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से युद्ध समाप्त हो जाए, जबकि ईरान उन्हें लड़ने की चुनौती दे रहा है और जंग बंदी के लिए शर्तें रख रहा है। आखिर सुपर पावर अमेरिका और उसका बगल बच्चे इसराइल का पीछे हटने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है? क्यों ट्रंप और नेतन्याहू को लग रहा है कि जंग से निकल लेने में ही भलाई है? ईरान की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसने एक तरह से जंग का पासा पलट दिया है? क्या उसके जवाबी हमलों ने दोनों देशों की नाकों में दम कर दिया है? क्या मध्य पूर्व के अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचने से वे और उनके सहयोगी देश आतंकित हो गए हैं? क्या ईरान ने इसराइल में इस पैमाने पर तबाही मचा दी है कि अगर जंग लंबी चली तो बहुत भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा? क्या अमेरिका इसराइल का गोला बारूद कम पड़ रहा है, जबकि ईरान ने अभी इतने युद्धास्त्र बचा कर रखे हुए हैं कि वो 4-6 महीने जंग जारी रख सकता है? लंबे युद्ध की उसने तैयारी कर रखी थी जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है, या फिर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करके अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर इतना दबाव बना दिया है कि वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से आर्थिक संकट को टाला जाए? लेकिन सवाल ये है कि संकट टलेगा कैसे? ईरान मानेगा कैसे? उसने तो 3 शर्तें रख दी हैं और उन्हें मानने का मतलब है ट्रंप की बड़ी हार, जबकि वे इस लड़ाई को जीत के रूप में पेश करने में जुटे हुए हैं। क्या रूस, चीन, ओमान, पाकिस्तान की मध्यस्थता कोई काम आएगी? क्या भारत इस स्थिति में है कि दोनों पक्ष उसकी बात सुनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि युद्ध की समाप्ति के बाद मध्य पूर्व का सियासी नक्शा क्या होगा और उसमें अमेरिका की जगह क्या होगी? क्या उसकी कोई ताकत बच पाएगी? क्या इजराइल अपनी गुंडागर्दी जारी रख पाएगा? वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ इकबाल चंद्र मल्होत्रा हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। इकबाल साहब, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी अमेरिका और इसराइल ने, और अब वो ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एक फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहा है। ये फेस सेविंग एग्जिट ढूंढने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ रही है और ये एग्जिट किस तरह की हो सकती है? देखिए मुकेश जी, ये जो खबर एग्ज़िट की, फेस सेविंग एग्ज़िट की है, ये रशियन सूत्रों से निकली है। और ये सूत्र कह रहे हैं कि 2 किस्म की जो बातें हो रही हैं, एक तो फुल एग्ज़िट और दूसरा स्लो पार्शियल एग्ज़िट। अब इस एग्ज़िट की पीछे कितना सच है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरी समझ में कि एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका की जो ये रणनीति थी, इसमें इनके जो अज़म्पशन्स थे, जो मान्यताएँ थीं, वो फ़ेल हो गई हैं। और सबसे बड़ा अज़म्पशन ये था कि जो भी ये सुप्रीम लीडर को मार गिराएँगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा ढाँचा जो है, ये कोलैप्स कर जाएगा ईरान का और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये बात हकीकत में नहीं बनी। और ख़मेनी के मरने के बाद ये पता चला कि उसकी जो विरासत थी, उसकी जो लेगेसी थी, उसके तहत उसने ये जो पूरा युद्ध का प्लान था, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। और जो 31 गवर्नर हैं ईरान में, उनके जो 31 सूबे हैं, हर एक सूबे को अलग टारगेट लिस्ट, अलग वेपनरी और अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। और एक सेंट्रल लीडर को का भी उसका प्लान था, सक्सेशन प्लान। अब सक्सेशन प्लान जब पता चला, उन्होंने फिर उसकी जो मतलब वसीयत पढ़ी होगी, तो उसमें उसने अपने बेटे मुज्तबा ख़मेनी को नॉमिनेट किया था कि वो नया सुप्रीम लीडर बनेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट बात थी, गुप्त बात थी, तो ये जो उसके मोशंस थे इलेक्शन के, उन्होंने कहा कि हम इनको इलेक्ट करेंगे, इनको उम्मीदवार बना दीजिए। और 2-3 और कैंडिडेट भी थे उस इलेक्शन के लिए। वो कॉम के शहर में उसका इलेक्शन हो रहा था। तो जिस समय इलेक्शन हो रहा था, उस इमारत पे इज़राइल ने एक मिसाइल फेंका और वो लोग तितर-बितर हो गए। और फिर आईआरजीसी वालों ने कहा कि नहीं, इसको तो आप प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और ख़ुमैनी को, मुज्तबा ख़मेनी को आप अपना लीडर मान लीजिए। तो उन्होंने उसको लीडर घोषित कर लिया।
लेकिन मुज्तबा खमेनी है कहाँ? मुज्तबा खमेनी सिर्फ एक अस्तित्व के बेसिस पे, एक एग्जिस्टेंस के बेसिस पे है कि वो एक्चुअल ज़िंदा आदमी है। ये बात अभी डाउटफुल है कि वो ज़िंदा है, कि वो फंक्शनल है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ईरान टेलीविज़न ने एक ब्रॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुज्तबा खमेनी को जांबाज़ रमज़ान बुलाया गया है। अब इस युद्ध को रमज़ान युद्ध बुलाया गया है क्योंकि ये रमज़ान के पीरियड में हुआ है, और जांबाज़ का उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक डिसेबल्ड वॉर हीरो है। तो जो आपने ऑलरेडी मुज्तबा खमेनी को एक डिसेबल्ड वॉर हीरो का खिताब दे दिया है, टाइटल दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन फंक्शनिंग एसेट है आपका। तो घूम फिर के बात आती है कि मुज्तबा खमेनी जब तक एग्जिस्ट करेगा, तब तक आईआरजीसी कोलैप्स नहीं करेगा, और जो आईआरजीसी कोलैप्स नहीं करेगा तो ईरान की संप्रभुता बनी रहेगी। जब वो कोलैप्स कर जाएगा तो फिर इसके मतलब 31 टुकड़े तो निश्चित हैं कि हो जाएंगे, और वो सब टुकड़े एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। साथ में अमेरिका ने जो इंटरसेप्टर उनकी मिसाइल्स हैं, उनका अजम्पशन लड़ाई का गलत निकला कि भाई वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो कामयाब इतनी होंगी कि उनकी इतनी कंजम्पशन नहीं होगी जितनी की हो गई है। तो उन्होंने कम से कम 3-4 बिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं उन्होंने खर्च कर दिए हैं, और इनको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा। तो उनकी जो रक्षा है अमेरिकन एसेट्स की, वो रक्षा होनी मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि जो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो ईरान ने अनलीश किया है, जो कि बड़ा कामयाब रहा है, और उसके दौरान उन्होंने भय भर दिया है, भय भर दिया सब जगह में। दुबई में भरा, यूएई में भरा, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, और साथ में जो लंदन में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें भय भर दिया इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं पीएनआई क्लब्स। वो जो भय भरा है, उसके फलस्वरूप जो इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं वो अभी तक आए नहीं है वॉर इंश्योरेंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी के जहाज़ हैं, जो टैंकर्स हैं, सुपर टैंकर्स हैं, जो तेल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारे स्थगित हो गए। उन्होंने अपने एंकर ड्रॉप कर दिए और वो स्टेशनरी हो गए, क्योंकि कोई भी कप्तान और कोई भी मालिक अब इंश्योरेंस के बिना ये जहाज़ जो है स्ट्रेट और हॉर्मुज़ के थ्रू लेके नहीं जाएगा, और उन्होंने 2 टैंकर्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ये बड़ा बढ़ गया है, इससे तेल की कीमत बढ़ गई। हालांकि अभी तक कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन जो फ्यूचर्स प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। आप ऑलमोस्ट आप देखिए 60-70% बढ़ गए हैं, फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले $120 थे पर बैरल, फिर वो नीचे आ गए, $90 पे आ गए। आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो $100 के आसपास है। तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन ने भी दबाव डाला है अमेरिका पे। लेकिन फिर आप ये देखिए कि अमेरिका जो है ये विथड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके और रिपरकशंस होंगे। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि पहला एजम्पशन कि आप अली खमेनी को हटा देंगे और आप फतह हासिल कर लेंगे, ईरान में रिजीम चेंज कर लेंगे, ये उनका था। लेकिन ये कैसे हुआ जबकि ये माना जाता है कि मोसाद तो ईरान में अपना ज़बरदस्त नेटवर्क बना चुका है। उसे ये तो पता था कि खमेनी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ 40 और वहाँ के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप है वो मीटिंग कर रहा है। वहाँ पर तो बमबारी करके आपने उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर इस तरह का प्लान भी बना हुआ है। इस तरह से उन्होंने 31 प्रांतों में अलग अलग यूनिट खड़ी कर दी है, इंडिपेंडेंट यूनिट खड़ी कर दी हैं। ये चूक इजराइल, मोसाद, अमेरिका, सीआईए कैसे कर बैठे? मुकेश जी, इसे कहते हैं ना, वन ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ द वॉर। ये दूसरे विश्व युद्ध में भी हर जंग में ऐसे कोई सवाल होते हैं जिनका आपके पास उत्तर नहीं होता। इस सवाल का अमेरिका के पास और इज़राइल के पास उत्तर नहीं है कि इनको जो ये विरासत थी अली खमेनी की, जो असली विरासत थी, उसके बारे में इनको क्यों नहीं पता चला, और इन्होंने क्यों सोचा कि ये जब इनके 40 बंदे मारे गए और अली खमेनी मारा गया, टॉप लीडरशिप मारी गई, तो निश्चित रूप में आईआरजीसी कोलैप्स कर गई। ये इनकी बड़ी भारी हार है, इज़राइल की और अमेरिका की, और इनकी कमी है, और ये ईरान की कामयाबी है कि उन्होंने उनको गुमराह करके रखा था।
तो ये इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस जो है, इसके दायरे में ये बीच में फंस गई, ये कहानी तभी रही। और इजराइल ने अमेरिका को ट्रैप कर दिया इस चक्कर में। इजराइल ने अमेरिका को ट्रैप नहीं किया जितना कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्रैप किया। अमेरिका के अंदर काफ़ी विरोध है इस लड़ाई के बारे में, और काफ़ी लोग जो है, मेरा ख्याल है बहुमत है कि वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस बना रहे। लेकिन नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उन्होंने जो ईरान ने जो ऑफ़र दिया था जिनीवा में 26 तारीख को, ये दिया था कि नो स्टॉक पाइलिंग, हम इसको एकत्रित नहीं करेंगे यूरेनियम को, एंड ज़ीरो एनरिचमेंट, कि जो एनरिच्ड हुआ हुआ 67-70% का जो यूरेनियम है, उसको हम डाउनग्रेड करके उसको कम्प्लीटली ज़ीरो कर देंगे और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो ये उन्होंने ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि नेतन्याहू का मेन प्लान ये था कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, जिससे कि जब नई सत्ता आएगी वो अगले 10-15 साल तक ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में बिज़ी हो जाएगी, और ये हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा मिडल ईस्ट में। उससे क्या होगा कि हमास, हिज़्बुल्लाह और हूतीज़ की जो उनको एग्जिस्टेंशियल फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाएगी, और इज़राइल जो है अगले 10-15 साल में बहुत तकनीकी एडवांस देश बन जाएगा, और उसको जो थ्रेट बाद में बनेगा 10-15 साल में, उसको हम तब देखेंगे। तब तक नेतन्याहू तो सीन से निकल जाएगा। अब उसका आज अगले 3-4 महीनों में वो चुनाव फेस कर रहा है, तो ये उसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये बात ऐसे बने, लेकिन हकीकत में ये बात नहीं हुई। तो उन्होंने ट्रंप को कैसे ट्रैप कर लिया? एप्स्टीन फाइल्स, और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है बड़ी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में। और हर बार आप ये देखेंगे कि जब कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लेना पड़ जाता है ट्रंप को, तो एक ना एक इंफॉर्मेशन एप्स्टीन फाइल्स की बाहर निकल आती है प्रेस में। तो नेतन्याहू उसको कंट्रोल कर रहा है ट्रंप को, और ये अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। उसके जो डीप स्टेट है, उसके जो प्रजातंत्र है, उसको ये हजम नहीं हो रही बात कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसको कोई और घुमा रहा है, उसको कोई और चला रहा है। वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा, वो किसी और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। ये दुविधा में अमेरिका पड़ा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। पूरे एक सुपर पावर है जिसका राष्ट्रपति कंप्रोमाइज्ड है, हाँ, और उससे वो जो चाहे करवा ले रहा है, हाँ, और यहाँ युद्ध में लेकर फंसा दिया। हाँ, अब उस पूरे देश की किरकिरी हो रही है हाँ, कि वो फेस सेविंग एग्जिट निकलना चाहता है। हाँ। उसके जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, वो सब परेशान, वो उस पर डाउट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है। देखिए मुकेश जी, जो ये तेल की कीमत है ना, इसके पीछे एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनी हुई है। उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तहत जो यूएस फिफ्थ फ्लीट है वो बहरीन में परमानेंटली बेस्ड होगी, और जो यूएस एयरफोर्स है वो परमानेंटली अल उदैद एयरबेस कतर में बेस्ड होगी। और तीसरी बात यह है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पैसेज है, वो बैकस्टॉप जो है यूएस मिलिट्री पावर है। तो इसके आधार पे तेल की कीमत चलती है, उसके आधार पे फ्रेट रेट्स बनते हैं, उसके आधार पे इंश्योरेंस के रेट्स बनते हैं, उसके आधार पे पूरी दुनिया चलती है। तो अब जो अमेरिका विद्रॉ कर जाएगा तो फिफ्थ फ्लीट निकल जाएगी, अल उदैद एयरबेस बंद हो जाएगा, अमेरिकन मिलिट्री पावर का बैकस्टॉप ख़त्म हो जाएगा। तो ताइवान का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, और पेट्रो डॉलर का क्या होगा, और जो बाकी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसका क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इस समय नामुमकिन हैं, क्योंकि अमेरिका में कोई ये कंसेंसस नहीं है कि भाई हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है। और अभी तो उन्होंने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट, डिफेंस बजट पास किया है, जो कि 50% इंक्रीज़ है पिछले साल के बदौलत। तो ये बड़े सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो आ रहे हैं, और कई बार ये लग रहा है कि किसी का एजेंडा है कि भाई ये युद्ध बंद हो जाए, किसी का एजेंडा है कि युद्ध चलता रहे। अब इस युद्ध का फ़ायदा किस किस को हो रहा है? एक फ़ायदा हो रहा है पुतिन को,
कि उसकी जो तेल की कीमत है बहुत बढ़ गई है। यूरल्स का जो तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है रशिया से, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। चाइना का जो 8 लाख बैरल पर डे वेनेजुएला से मिल रहा था, और 1.8 बैरल्स पर डे जो मिलियन बैरल्स पर डे, 18 लाख बैरल्स पर डे जो ईरान से। यहाँ ईरान से आ रहा था, वो अब कमी पूरी होगी रशिया से। और रशिया डिस्काउंट पे तेल अपना बेचेगा नहीं, वो प्रीमियम पे बेचेगा। तो पुतिन एक गेनर है। दूसरा जो टेक्नो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का, पुतिन तो यूक्रेन में भी गेनर है, यूक्रेन में भी गेनर क्योंकि है। सारा ध्यान इधर आ गया। अब यूक्रेन में वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये जो यूक्रेन का युद्ध है, ये इस युद्ध के साथ जुड़ गया है, क्योंकि जो शाही ड्रोन है उसकी जो काट है वो सिर्फ यूक्रेनियंस के पास है। और उन्होंने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे हुए हैं कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कि उनके पास एक बहुत ही सस्ता और किफ़ायती एंटी रैमिंग ड्रोन है, जो $2 के करीब उसका खर्चा है, $2-3 के खर्चा है, और वो सीधा जाके मारता है, ड्रोन ड्रोन के साथ टक्कर मारता है, और जो ड्रोन $500 का है वो ख़त्म हो जाता है। तो 1-2 या $10-20, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो बहुत ही सस्ता है। तो वो लोग अब ये डिफेंस डिप्लॉय करने वाले हैं, और यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल्स चाहिए, तो वो कह रहा है कि आप हमारी किफ़ायती टेक्नोलॉजी ले लीजिए और हमें आपकी जो महंगी टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए। तो ये उनका लेकिन एक पेट्रियट का भी स्टॉक खत्म हो रहा है। हाँ, हो गया, जो हो रहा है, बहुत स्टॉक पाइल डाउन है। और जो प्रोडक्शन सिस्टम है अमेरिका का, उसमें तो करेक्ट। साल भर में पता नहीं कितने बनेंगे। 2-3 साल में लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, लॉकहीड मार्टिन है, रेथियन हॉक है, नॉर्थरॉप ग्रुमन है, एनविडिया है, पैलेंटीर है, ये सब कंपनीज जो है, एंडुरिल है, ये सब कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं इस लड़ाई से। इनको ईरान ने भी टारगेट किया हुआ है कि भाई इनके दफ्तर हम टारगेट करेंगे, जितने भी मिडल ईस्ट में हैं, जो ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और एआई के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उनको भी हम टारगेट करेंगे। तो एक दहशत फैली हुई है पूरे गल्फ में, कि जो बैंक्स हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, और जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको ईरान टारगेट करेगा ड्रोन्स के ज़रिए। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बड़ा ज़ोरों से चल रहा है। तो जो फ़ायदा है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, और जो पुतिन का फ़ायदा है, ये दोनों जो बिंदु हैं, ये नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो। बिल्कुल। ये बड़ी भारी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ से वो अमेरिका को कमज़ोर कर रहे हैं, रशिया ये खबरें निकाल के, दूसरी तरफ से वो चाहते हैं कि लड़ाई बनी रहे। तो इसलिए इसका फैसला निकालना कि लड़ाई ख़त्म होगी, विथड्रॉल होगा, बड़ा मुश्किल है इस और समय। ऐसा लगता है कि ईरान भी चाहता है कि अभी लड़ाई चले। हाँ, ये चले, ताकि जो उसकी जो विपक्ष है, अब जो इस रोज़ रात को बमबारी हो रही है, तो जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे सड़कों पे, गलियों में, जिनके आधार पे सत्ता बदली जा सकती है, वो भी रुक गए, क्योंकि वो सब लोग घर में बैठे हैं। तो जब तक वो घरों से निकलेंगे नहीं और जन आंदोलन प्रकट नहीं होगा, तो ये सत्ता कैसे परिवर्तन होगा? और अभी तो सब एकजुट हो गए हैं। ईरान को हाँ, बचाने बिल्कुल। में जो विरोधी थे वो भी सत्ता के साथ हो गए हैं। हाँ। तो इसका फायदा भी वहाँ की लीडरशिप को मिला है। लेकिन एक बात बताइए कि जो मिडिल ईस्ट में यूएस के एलाइज हैं, उन पर जो अटैक्स किए हैं ईरान ने, उससे किस पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है वो, और उसका असर अमेरिका और उसके एलाइज पर किस तरह से पड़ रहा है? देखिए, जो ये इन्होंने अटैक्स किए हैं, आप ये देखिए कि जो इज़राइल की जो पॉपुलेशन है, वो एक मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो गई है अंडर कांस्टेंट वॉर। मेरे एक मित्र हैं जो कि एक रिटायर्ड कर्नल हैं इजरायली आर्मी में, मेरी उनसे बात होती रहती है हर दूसरे दिन कि आपका कैसा चल रहा है और टेल अवीव में। तो वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे 3 ज़ोन्स हैं इज़राइल में। एक तो नॉर्दर्न ज़ोन है, जिसमें कि आपका हाइफ़ा का पोर्ट है, और वो जो हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स हैं, वो रॉकेट्स का वो विक्टिम बना हुआ है। तो रॉकेट्स की बमबारी होती है, कम से कम 200, 400, 500 रॉकेट वो रोज़ फेंकते हैं। पर एक रॉकेट का जो वॉरहेड है वो 40-45 किलो का है, तो वो लोग आदी हो गए हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता रॉकेट अटैक से। और जो सदर्न इज़राइल है, जो कि बिल्कुल रेगिस्तान का इलाका है, दक्षिण इज़राइल में, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई अटैक नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। जो मध्य का इज़राइल है, जिसमें कि जेरूसलम है, टेल अवीव है, बीरशाबा है, ये जो है ये ईरानियन अटैक हो रहा है। अटैक के उनकी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन
उन्होंने पिछले 10-15 सालों में इतने सारे बंकर बनाए हुए हैं कि हर हाई राइज़ बिल्डिंग के तीसरी मंजिल के बाद में चौथी मंजिल जो है वो एक बंकर बन जाती है। तो वो लोग दिन में 10 बार बंकर में जाते हैं, वहाँ पे गिटार लेके जाते हैं, वहाँ पे टीवी देखते हैं, वहाँ पे अभी उनका त्योहार था पूरिम का, वो उसको मना रहे थे वहाँ पे फैंसी ड्रेस में। लेकिन वहाँ क्राइसिस भी हो रही है कि वहाँ पर ठीक से जो शौचालय वगैरह है उसकी भी व्यवस्था अब गड़बड़ा गई, क्योंकि इतनी अब देर ये उनको वहाँ रखना देखिए पड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जो मेरे मित्र ने बताया, उनका जो मतलब फर्स्ट हैंड कि उनके भी जो बंकर है वो सब सही है और उसमें लोग जा रहे हैं। आदी हो चुके हैं कि भई वो पैदाइशी ये जंग में उनका एक्सपोज़र हो चुका है। तो वो यूज़्ड टू हो गए हैं। तो ऐसी मतलब संकट की बात नहीं है कि हाय! हाय! ये क्या हो गया, वो हो गया। इज़राइल के वो उसको अलावा जो बाकी कतर, बहरीन, हाँ, सऊदी उसमें क्या अरब, है कि अमीरात। वहाँ पे जो उनका जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर था, वो ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। क्योंकि आप इज़राइल ये दुबई में देखिए कि मेरा ख़्याल है उनकी 8 मिलियन या 10 मिलियन की पॉपुलेशन थी, 10 मिलियन की। उसमें से 8 मिलियन जो थे वो एक्सपैट्रिएट्स थे, प्रवासी लोग थे। 2 मिलियन 20 लाख ओरिजिनल लोग थे। अब जो सारे बंदे हैं वो भाग गए। जो दुबई का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ट्रस्ट पे बना हुआ था, वो नष्ट हो गया है। और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो मैंने सुनने में आया है कि 25% ऑलरेडी डाउन हो गई हैं। तो वो जो सारा उसकी जो अर्थव्यवस्था थी एज अ सिक्योर स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, वो अर्थव्यवस्था अब भंग हो गई है। और सऊदी अरेबिया में भी घबराहट है, डर है, क्योंकि उनके भी यहाँ पे आंदोलन चलते हैं, उनके भी मोनार्की के खिलाफ, राजा के खिलाफ लोग हैं, बहुत हैं। तो एक ये पूरा खित्ता जो है ये एक फ्लक्स में अनसर्टेनिटी में बदल गया है। और बहरीन में तो शिया बहुत हैं, वहाँ तो हाँ, अपराइजिंग हो ही गई है। अपराइजिंग हो गई है, लेकिन अपराइजिंग सबड्यू भी हो गई है। तो अभी तक तो मतलब वो लोग एक बारूद के ढेरे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कब इस पे फ्यूज़ कोई डालता है और कब उसको तीली लगाता है, वो कुछ नहीं कोई कह सकता, क्योंकि बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। पर लेकिन ये जो गल्फ़ की जो प्रॉस्पेरिटी थी और उस पे हमारे देश पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी पे, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे, उनकी वेल्थ पे, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ने वाला है। और बहुत ये भारी दिन-ब-दिन रेमिटेंस चेंज हो निकलता रहा है। है। जी। दिन-ब-दिन सिचुएशन चेंज हो रही है। ये एकत्रित नहीं हो रही, ये हर रोज़ नया वेरिएबल प्ले में आ रहा है और उस वेरिएबल का अलग अंजाम है। जी। तो डायनामिक सिचुएशन बहुत है इस समय। और अमेरिकन एसेट्स कितने नष्ट कर पाया है कि ईरान? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। कतर में उनका सबसे उनका बेस्ट हाँ, राडार था, वो वो उन्होंने वो तबाह र कर पर वो दिया। मतलब उसके जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, वो स्टडी करना पड़ेगा कि अमेरिकन्स वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, किस रूप में आएँगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है, जो एक असम्पशन्स पे बेस्ड थी, वो तहस-नहस हो गई है। तो अब वो इसको रीइवैल्यूएट करेंगे, उसका जो उनका खुद का जो रिकंस्ट्रक्शन है। अब आप ये देखिए कि जो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक है, जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया है, वो सबके मुँह से लारें निकल रही हैं, क्योंकि उनको देखा जा रहा है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कैसे फुलफ़िल करेंगे। अब सवाल ये है कि यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है, जो 38 ट्रिलियन का डेट है, उसका क्या होगा? अब ये भी चर्चा हो रही है कि यूएस गवर्नमेंट जो है अपने गोल्ड रिज़र्व्स को रीवैल्यू करेगी। यूएस गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन लेके आएगी और स्टेबल कॉइन में अपना सारा डेट ट्रांसफ़र कर देगी, वो डेट फ्री हो जाएगी और पैसे निकलेंगे और पैसे छपेंगे। तो ये इस समय इस पे कोई ठोस जो स्ट्रैटेजी है या इस पे ठोस जवाब है कि किसी के दिमाग में नहीं है, बिकॉज़ एज़ आई सेड सिचुएशन पूरी तरह से फ्लक्स में है। जी। मैं थोड़ा ईरान वापस लौटता हूँ। हाँ जी। ईरान पहले जब पिछले साल 12 दिन हमले किए इज़राइल और अमेरिका ने, उसके बाद कहा कि हमने तो उनका न्यूक्लियर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म कर दी हैं। लेकिन अब जिस तरह से ईरान लड़ रहा है, उससे आपको क्या लगता है, उसकी ये कैसे उसने इतने सारे मिसाइल्स और सारे साजो सामान बचा कर रखे, इतने नीचे उन्होंने अपना अंडरग्राउंड बना रखा है, जिससे इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का हौसला है। दूसरा, हॉर्मुज में भी कहा जा रहा है कि टनल बनाए हुए हैं, उसमें उसने पूरे इंतज़ामात किए हुए हैं कि वहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकता है, जिसको चाहे वो वार कर सकते हैं। देखिए मुकेश जी, इसमें ना काफ़ी कुछ सच है और काफ़ी कुछ काल्पनिक बातें हैं, फ़िक्शन है। तो
इसका जो सच का उदाहरण है वो आप देखिए, नाज़ी जर्मनी ने ये सुरंगें बनाई थी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी उनकी, वॉर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। उसी मॉडल को ईरान ने अपनाया है। उनकी जितनी मिसाइल्स की फैक्ट्रीज़ हैं, जो ड्रोन्स की फैक्ट्रीज़ हैं, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, वो सब टनल्स में अंडरग्राउंड है। तो इससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आपका कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई एजेंट ना हो और उसको ये ठोस खबर ना मिले। तो हालाँकि उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अंदाज़ लगाया जाता है कि उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम इसको छुपा के इसको बनाया था और ये प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन एक बात है कि जिस पहले दिन लड़ाई के 540 उन्होंने मिसाइल दागे थे, अब दिन में वो 20-22 मिसाइल दाग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिसाइलें कम नहीं हुई, लेकिन उनके जो लॉन्चर हैं ना, वो नष्ट हो गए हैं काफ़ी सारे। तो जो 400 लॉन्चर्स थे उनके, आप समझिए जो 27 फरवरी को अब अंदाज़ है कि ये 100-150 लॉन्चर्स रह गए हैं और वो उनको एक्सपोज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लंबी लड़ाई हो। और जो वो उनकी फ़िलॉसफ़ी ये है, स्ट्रैटेजी ये है कि जो हम 20 मिसाइल लॉन्च करें एक दिन में अलग-अलग टारगेट्स पे, तो दहशत तो फैली रहेगी और हम इस तरह युद्ध को सस्टेन करेंगे। क्योंकि उनके फ़ेवर में ये बात है, उनके हक़ में ये बात है कि जितनी देर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, 20% दुनिया का जो कच्चा तेल है और 20% दुनिया का जो नेचुरल गैस है, वो बंद रहेगा। और जो वो बंद रहेगा तो इसकी जो आर्थिक कीमत है, वो सारे दुनिया को, विश्व को भुगतनी पड़ेगी और सारी कॉस्ट और प्राइस स्ट्रक्चर उलट-पलट हो जाएगा। यूएस का ये असेसमेंट था कि हम इस युद्ध से चीन पे हमला करेंगे, कि चीन के इंडस्ट्रियल बेस पे हमला करेंगे, कि जो उनकी लॉन्ग टर्म तेल की कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो तबाह हो जाएंगी। लेकिन उनको ये अंदाज नहीं था कि ये ईरान ये युद्ध को दूसरे देशों में भी लेके जाएगा। और जिस तरह से ईरान ने यूएई पे हमला किया, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि यूएई जो है उसके थ्रू ईरान का 25% जो एक्सपोर्ट है वो जाता है। उसका सारा जो पैसा है नंबर 2 का, जो ये नंबर 2 के तेल से जो बनता है, वो सारा लॉन्डर होता है यूएई में। जो हमास को, हिज़्बुल्लाह को, हूतीज़ को पैसा जाता है, वो सब यहीं से जाता है। जो वो सप्लाइज़ लेते हैं, मिलिट्री कंपोनेंट्स लेते हैं, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी सब यूएई के ट्रेड से आता है। और कई ईरानियों के वहाँ पे बड़े-बड़े महल हैं, दुबई में, अबू धाबी में, रास अल खैमा में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना कि आर-पार की लड़ाई के दौरान इन्होंने अपने दोस्त पे अटैक मार दिया। उन्होंने ओमान पे अटैक कर दिया, डराने के लिए। ये कैरेट और स्टिक अप्रोच है, दंडा भी है, साम, दाम, दंड भेद का प्रयोग है। और ये अब कितना कामयाब होता है और क्या ये जो अरबी हैं, ये रिटेलिएट करेंगे, ये अभी सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी तक ये कोई संकेत नहीं है कि करेंगे क्या? इनमें, कर सकते हैं क्या? देखिए, ईरानी जो आप उसके हिस्ट्री में जाएँ, तो वो 2500 साल पहले उनका साम्राज्य था, दुनिया को वो रूल करते थे। फिर सिकंदर आया, उसने उनको हराया और उसके बाद में उनका पतन शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी में एक पात्र था, उसका नाम था सालादीन, जो कि टर्किश अरब था। उसने क्रिश्चियंस को हराया था क्रूसेड्स में। तो सालादीन के बाद में इनकी जो छवि है वो अपने आप अरबियों की डाउन हो गई है। अब जब तेल आ गया पिछले 70-80 साल से, तो ये बड़े सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट स्टेट कहलाते हैं। तो इनका ज़्यादातर फोकस जो है अपनी आबादी पे रिप्रेशन का है, अपनी आबादी को कंट्रोल करने का है, अपनी सत्ता को बनाए रखने का है। तो मुझे लगता बड़ा मुश्किल है कि ये लोग खुद लड़ाई में मैदान में उतरेंगे। अब दूसरी बात है कि ये प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट है, तो क्या पाकिस्तानी सेना सऊदी अरेबिया की मदद पे आएगी और ईरान से लड़ेगी? अब पाकिस्तान भी ईरान के साथ में हाथ मिलाना चाह रहा है, जैसे हम लोग फिर से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, नहीं, क्योंकि इस और लड़ाई में हम ईरान की रेपुटेशन एकदम से बदल गई ना। बहुत बदली है। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर कोई देश खड़ा हो गया, जो पूरे इस्लामिक खित्ते में उसके खिलाफ गुस्सा है। जो इसराइल ने गजा पट्टी पे किया है, उसके बाद तो ज़बरदस्त नाराज़गी है। और ऐसे में एक मुल्क खड़ा हो रहा है, तो उस पर हमला कैसे करेंगे ये? देखिए, ईरान ने ये दिखा दिया कि रीढ़ की हड्डी है उनकी, और वो रीढ़ की हड्डी ज़बरदस्त रीढ़ की हड्डी है। अब ये देखने वाली बात है कि ये पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि जो इनके पास
सोल्जर्स चाहिए, अरबियों के को सोल्जर्स चाहिए, सिपाही चाहिए, सैनिक चाहिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, तो एक ही देश से आ सकते हैं, पाकिस्तान से आ लेकिन सकते हैं। पाकिस्तान में भी इस ईरान का समर्थन हो रहा है। बिल्कुल है, उनकी भी शिया पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छी सारी यूपी में शिया पॉपुलेशन है। और उनके विचारधारा क्या है, उनके जो कम से कम 6,000 मस्जिदें हैं यूपी में, उसमें से 2,000 तो शिया मस्जिदें होंगी कम से कम। तो उनकी विचारधारा क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। अगले साल यूपी में चुनाव आने वाला है, तो उसका, इस चीज़ का, इस लड़ाई का उस चुनाव में किस किस्म का प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो ये चलता रहा और ये गैस की का इम्पोर्ट बंद हो गया, गैस, कुकिंग गैस नहीं मिली, तेल, कच्चा तेल नहीं मिला, तो हमारा क्या होगा आगे जाके, कीमतों का क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, ये सब बातें सोचने वाली हैं। बिल्कुल। तो वो जो मेरा सवाल था आपसे कि अगर ईरान अपने हथियारों को बचा रखने में कामयाब रहा है अभी तक, ये लड़ाई कब तक खींच पाएगा? मुकेश जी, ये लड़ाई कम से कम 4 हफ्तों तक चल सकती है, और उससे ज़्यादा भी, क्योंकि फिर ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिसमें कि यक्का दुक्का ये एक वार करेंगे हर रोज़, कि इनको सिर्फ इस पूरे खित्ते को अनसर्टेनिटी में रखना है। और अनसर्टेनिटी में रखने के लिए आपको बहुत कम प्रयत्न करना पड़ेगा। आप उसको कर सकते हैं, पर उसका ये है कि जो आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, मिलिट्री एक्टिविटी लेवल है, वो कम हो जाएगी, तो अमेरिकनों की बढ़ जाएगी, बढ़ भी सकती है। और ये भी डर है कि इतना सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो चाहे आईआरजीसी और ईरान की सत्ता महफूज रहे फिर भी उनकी रिकंस्ट्रक्शन में और इसको सब बनाने में बहुत समय लगेगा। तो उनको वो भी विचार करना पड़ेगा कि भाई ये क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट उत्तर नहीं है कि किस दिशा में लड़ाई जा रही है। लेकिन ये लग रहा है कि 1-2 हफ्ते और जो ये लड़ाई चलती रही, उसके बाद में एक लो इंटेंसिटी फेज़ में आ जाएगी। और लो इंटेंसिटी फेज़ के में आने के बाद में ये दुनिया में विचार होगा कि अब क्या किया जाए। लेकिन अगर हुरमुज बंद रहा हाँ, तो ये अफरा तफरी तो लगातार बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। हर हफ्ते अब ईरान ने कहा है कि $200 तक पहुंच जाएगा। हाँ, अगर वो 150 भी पहुंचा हाँ। तो दुनिया में तो तबाही मच जाएगी। 150 दूर नहीं है मुकेश जी, क्योंकि अभी तो 120 था 4 दिन पहले, तो बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत हाई है, तो दुनिया में तबाही हो रही है। अब रशिया को फ़ायदा हो रहा है। रशिया ईरान को कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं देगा, अभी बोलेगा। अभी किस तरह का सपोर्ट दे रहा है वो वो तो और चीन दोनों की वो भूमिका तो इसमें क्या है? इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे रहा है। वो ये चाह रहा है कि यूएस के खिलाफ जो उसके पास में इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, उनकी जो एफएसबी है, इंटेलिजेंस सर्विस है, वो उनको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं ईरान को, ताकि वो यूएस को घात पहुंचाते रहें। और जैसा जैसा घात पहुंचेगा, जैसा जैसा वो यूएस और दुविधा में होगा कि हम रिटेलिएट करें कि ना करें, और इससे लड़ाई जो है पब्लिक डोमेन में रहेगी। वो चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, ताकि उनकी कीमत बढ़ जाए और वो एक्चुअल फिजिकल डील्स होती रहें, क्योंकि उससे उनको बहुत राहत मिलेगी, उसकी सरकार को राहत मिलेगी, यूक्रेन की लड़ाई को राहत मिलेगी। तो वो तो चाह रहा है कि ये लड़ाई चलती रहे। चीन को नुकसान है, पर चीन बड़ा फ्लेक्सिबल देश है, वो इसको स्टडी कर रहा है कि जो लर्निंग है, कि जो हमने नंबर 1 पावर बनना है दुनिया का, तो अभी जो जिस दुविधा में यूएस है, वो उस दुविधा में हम ना पड़ जाएं नंबर 1 पावर बन के। तो वो भी स्टडी कर रहा है, लेकिन उसको नुकसान बहुत हो रहा है चीन को। कहा जा रहा है कि उसके तो शिप वहां से जाने दे रहा है ईरान होर्मुज से। देखिए, वो जाने दे रहा है, लेकिन कल को कोई यूएस स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू खड़ी हो सकती है, जो कि चाइनीज शिप्स को अटैक करे। ये भी संभावना है, क्योंकि इसमें ये जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, ये कई किस्म के हैं। ये हूतीज़ को पैसा दे देंगे तो वो दल बदल देंगे। जैसे कि वेनेजुएला में उन्होंने राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, और पूरी की पूरी सरकार उसकी दल बदल गई, अमेरिकन साइड पे आ गई। तो उसी तरह से हूतीज़ को वो खरीद सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये, जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई कांस्टेंस नहीं है, पूरा का पूरा डायनामिक है।
जो शतरंज का जो खेल है डायनामिक है, कौन किस समय किस प्यादे को जिंदा करता है जो मर गया और उसको इस्तेमाल करता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे देशों के लिए ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का इलाका है एक लेबोरेटरी जैसा बन गया है। बिल्कुल करेक्ट। ये फ्यूचर वार आपका जो उदाहरण है जी ये बड़ा सटीक है। फ्यूचर वार्स के लिए बहुत। ये जो यूक्रेन ने जो लर्निंग की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है ये शाही ड्रोन के खिलाफ, वो अब उसको एक्सपोर्ट करने वाला है और वो पैसा कमाएगा। और आप देखेंगे कि यूक्रेनियन मिलिट्री एडवाइजर दुनिया भर में घूमेंगे कि भाई आप अपने आप को कैसे सटीक रख सकते हो ये ड्रोन के अटैक्स के से। तो ये बहुत लर्निंग है। ये लर्निंग है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी का घमंड है, जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी का घमंड था, हमारे पास ये मिसाइलें हैं, B-1 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, F-22s हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब कोलैप्स कर गई हैं, सुकड़ गई, तहस नहस हो गई हैं। सारे अजम्पशंस अब सारी दुनिया की जो मिलिट्रीज़ हैं और जो इकोनॉमीज़ हैं वो अब ये गेमिंग करेंगे कि भाई ये हमारी स्ट्रेटजी क्या बननी चाहिए, कौन सा देश ऊपर आ रहा है और उसकी आर्थिक स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होगी। तो ये सब विवाद चल रहा है। थिंक टैंक्स दिन रात काम कर रहे हैं और नए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया में भी इस तरह का मंथन चल रहा होगा, यहाँ सोए होंगे? देखिए, एक लेवल पे मंथन चल रहा है, दूसरे लेवल पे सब सोए हुए हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। और ये जो पूरा दुनिया में जो ये जो शिफ्ट आया है, ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है, मिलिट्री शिफ्ट आया, इकोनॉमिक शिफ्ट आया, इसके लिए हमारी सत्ता जो है ये तैयार नहीं थी। और इन्होंने अमेरिका के से ज़्यादा अजम्पशंस अपने बनाए हुए थे कि ये सब कुछ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनका एक मकसद था कि भाई हम किसी तरह से अपना व्यापार कायम रखें और वो व्यापार कायम रखने के पीछे इनकी ये जो नीति थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, इसका ये आधार था। लेकिन वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चल नहीं सकती क्योंकि दो कैंप्स हैं, एक चाइनीज़ कैंप है, एक अमेरिकन कैंप है। आपको चूज़ करना है कि आप किस कैंप में हो, क्योंकि जब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये नॉन अलाइनमेंट, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट बनाई थी। उस वक़्त कॉलोनियलिज्म से देश निकल रहे थे और उनको एकत्रित करने के लिए उनकी जो ये एक आइडियलिज़्म था वो आगे आया और उन्होंने कहा कि चीन भी इसमें आ जाए और हम किसी गुट में ना हों। यही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का नाम बदल करके आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर दी। उस वक़्त उनका मकसद था कि भई ये सारे जो देश हैं, जो आज़ाद हो रहे हैं, उनको एकत्रित किया जाए और एक वो नॉन अलाइनमेंट का सेक्रेटेरिएट बना था। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के में मकसद ये है कि हम व्यापार करें, हम व्यापारी हैं, हम उद्योगपति नहीं हैं, हम उद्योगों को बनाएँगे नहीं, हम सिर्फ़ व्यापार करेंगे, पैसा बनाएँगे और हम महफूज रहें और हमारा पैसा बनता रहे। तो ये पॉलिसी जो है खारिज हो गई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। दूसरी बात ये है कि जो डिप्लोमेसी है उसके आधार होने चाहिए, उसमें गिव और टेक है। उसमें सिर्फ ये मतलब एक किस्म का पब्लिक इमेज को महफूज करने की बात नहीं है। यू हैव टू हैव टेंजिबल बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी और आप उसको, आपका कोई मित्र हो, आप उसके समर्थन के लिए जाओगे। ऐसे वैसे तो आई फील इट्स कि इन्होंने हमारी रिलेशनशिप इज़राइल के साथ अच्छी है और हम इज़राइल पे निर्भर हैं अपने डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए और अपने ये कृषि के लिए, और हमने उनका समर्थन किया है। तो ये एक प्रिंसिपल्ड बात है। वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग इज़ अ डिफरेंट मैटर, पर एक प्रिंसिपल्ड बात है, इसलिए वो उन्होंने हमारा समर्थन किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमने उनका समर्थन किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में और ऑपरेशन रोअरिंग लायन में। तो ये दिस शोज दैट यू आर बिहाइंड योर फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में मोदी जी का इजराइल जाना ठीक था? समर्थन करना ठीक है, आप पर्दे के पीछे से करते रहें, लेकिन खुलकर आप ईरान के खिलाफ आ गए और अब पूरा वहाँ का बिसात ही बदल रही है। ये बड़ी महंगी भूल थी उनकी और मेरा ख्याल है कि जो वो रिवाइंड करके इसको बदलना चाहें तो वो चाहेंगे कि भाई मैं रिवाइंड करके वापस जाऊं 25-26 फरवरी को
और फिर मैं ना जाता तो सही रहता, लेकिन उनकी भी मजबूरियां होंगी कि वो वहाँ गए उस समय। क्या मजबूरियां होंगी? और पता नहीं, ये वही जानते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ। एप्स्टीन फाइल्स? हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स का जो ग्रिप है वो पूरी दुनिया की राजनीति में फैला हुआ है, और साथ में जो ट्रंप को रीड करने वाला जो व्यक्ति है दुनिया में, बेस्ट व्यक्ति नेतन्याहू है। तो हो सकता है ये नेतन्याहू से सलाह लेने गए होंगे कि भाई ट्रंप को कैसे रीड किया जाए, कैसे उसको स्टडी किया जाए, कैसे उसके साथ या में डील कैसे किया निकला जाए। जाए एप्स्टीन फाइल से? हाँ, क्योंकि वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल आदमी है ट्रंप, और नेतन्याहू उसकी डोर खींच के रखता है। तो ये भी बात हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अभी जो डील की है मुकेश अंबानी को लेकर, जो रिफाइनरी हम्म। खोलने के लिए जो उसका ट्रंप ने ऐलान किया है, ये भी कुछ इसी तरह की डील्स का एक पार्ट है? देखिए, ये जो रिफाइनरी की डील हुई है ये बड़ी इंटेलिजेंट डील है, क्योंकि जो यूएस की 6-7 रिफाइनरीज है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, वो सब हैवी क्रूड्स पे निर्धारित हैं, जो कि हैवी क्रूड्स जो है यूएस में ख़त्म हो चुके हैं, और उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो भी डिप्लीट हो चुका है। बाइडन के टाइम से उसने रिलीज़ किया था मार्केट में। तो जो वेनेजुएला का तेल है वो हैवी क्रूड्स का तेल है। यूएस में ज़्यादातर लो सल्फर क्रूड्स हैं, लाइट क्रूड्स हैं। तो ये जो रिफाइनरी बन रही है ये लाइट क्रूड्स को प्रोसेस करेगी ज़्यादातर। तो यूएस में लाइट क्रूड्स का सरप्लस है, हैवी क्रूड्स का डेफिसिट है, तो हैवी क्रूड्स उनको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं अपनी रिफाइनरीज को चालू रखने के लिए। तो ये एक मार्केट में गैप था कि 50 साल तक वहाँ पे कोई रिफाइनरी नहीं बनी थी, और यूएस के जो टेक्सास से और आगे से जो क्रूड्स आ रहे हैं वो सब वहाँ रिफाइन होंगे। तो इट्स अ वेरी क्लेवर थिंग। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इमीडिएटली अपने आप पे अपनी जो रिफाइनरी है यहाँ पे ये जामनगर जाम में, उसको रिलीफ दिलवाया कि भाई हमारे पास तो तेल अब आएगा नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो हम रूसी तेल ले सकें। और जब आप वहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और एक डिप्रेस रीजन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे टेक्सास में, तो फिर वो ऑब्वियसली आपका भी हित देखेंगे। तो ये 30 डेज़ की विंडो 60 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़ भी जा सकती है, जब तक कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा नहीं। तो नहीं, मैं इस पूरी डील के पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आपकी राय चाहता हूँ। देखिए, इस डील के पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ये है कि एक अमेरिका के साथ में हम एक और मतलब मजबूती से इकोनॉमिकली जुड़ गए हैं इस डील से, क्योंकि क्या ये आपको नहीं लगता कि अडानी और अंबानी का इस्तेमाल मोदी जी वो जो स्ट्रेंगल होल्ड है उससे निकलने के लिए कर रहे हैं? ये डील नहीं। उसका हिस्सा हो सकती है। काफी मुझे अरसे देखिए, से अडानी की जो छवि है वो यूएसए में डाउन है, लेकिन अंबानी की छवि बहुत हाई है। और इस डील से मैं समझता हूँ कि मुकेश अंबानी का ये एक मास्टर स्ट्रोक रहा है अपने ग्रुप के लिए, और भारत के लिए भी रहा है, क्योंकि ये एक भारतीय इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हो रही है इस लेवल की, और साथ में वहाँ पे आप गुडविल जनरेट कर रहे हो। हालांकि लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि आप इंडियन कैपिटलिस्ट हो, इंडियन मल्टीनेशनल हो, तो अमेरिका में जो लेफ्ट विंग लोग हैं वो तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट डील। तो इससे क्या होगा कि हमारे हमारे लिए लेवरेज मिल जाएगी कि हम रशियन तेल खरीद सकें। पर इससे क्या होगा कि हमें रिलायंस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करेगा कॉरपोरेट पे। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जो निर्भरता है पॉलिटिकल सिस्टम की इस देश में, वो कॉरपोरेट्स पे बढ़ जाएगी। तो ये इसका एक नया पहलू निकलेगा, और हर एक जो दूसरा कॉरपोरेट है वो भी चेष्टा करेगा कि भाई हम भी इस तरह से कोई डील करें अमेरिका के साथ में, जिससे कि हमारा लेवरेज भी बने। और रिलायंस का लेवरेज जो है इंटरनेशनली बढ़ गया है और डोमेस्टिकली भी बढ़ गया है, क्योंकि वो एक पॉइंट हो गए हैं यूएस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे कि आप ये देखिए कि टाटास की इन्वेस्टमेंट है ब्रिटेन में, उन्होंने ब्रिटिश स्टील में इन्वेस्ट किया, जैगवार लैंड रोवर में इन्वेस्ट किया, टाटा टी में इन्वेस्ट किया। तो एक लिहाजे से वो सबसे बड़े कॉरपोरेट एम्प्लॉयर बन गए, यूके में बने थे 10-12 साल पहले। पर यूके तो एक बड़ा छोटा देश है,
उनका फिर भी जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी था वो बॉम्बे आता था, बॉम्बे हाउस में टाटा से मिलने के लिए, बात करने के लिए। जो वो उनका वो था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, जावेद खान था या कौन था, होम सेक्रेटरी था, पहले ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्रेटरी था। तो वो आता था बात करने के लिए। तो हमारा यूके के साथ में लेवरेज बहुत बढ़ गया था। तो इसी तरह से हमारा अमेरिका के साथ लेवरेज बढ़ेगा, और ये एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया बन गई है। जी। तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा, तो इसके फ़ायदे भी हैं और थोड़े सा नुकसान भी हैं। अब मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में आपको मिडिल ईस्ट की जो वार है उसमें कौन कौन से सीनेरियो दिख रहे हैं? 15 दिन में युद्ध बंद होगा तो क्या होगा? 2 महीने चलता है या 6 महीने चलते हैं तो क्या क्या सिचुएशन इमर्ज कर सकती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये युद्ध की जो रफ्तार है, ये 2 हफ्ते तक और चल सकती है। उसके बाद में ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। मुझे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलने के लक्षण नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलेगा तब जबकि जो इंश्योरेंस के क्लब्स हैं दुनिया में, पश्चिमी देशों में, वो इंश्योरेंस के नए रेट्स लगाएंगे, और वो उसके लिए उनको एक्चुरियल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है अभी खुलने से मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी खुलने वाला है। आई मे बी रॉन्ग, दे मे बी ऑलरेडी डूइंग दोज एक्चुरियल चेंजेस, बट जब तक कोई डील जब नहीं तक, होगी तब हाँ, तक तब खुलने का तक, कोई अब जब रास्ता तक नहीं। कोई रेट छपेगा नहीं, और उसके बाद में जो ये जिसमें कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, समुद्र के डाकू जो हैं, जब जो वो आएंगे गेम में, जो हूतीज जो हैं वहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और कोई जो ये 31 गवर्नर्स के बीच में से कोई वो बन गए, नॉन स्टेट एक्टर बन गए, और उन्होंने अपना गेन देखना शुरू कर दिया, अपना फ़ायदा देखना शुरू कर दिया, और वो आ गए, उन्होंने कहा कि हफ्ता दो, हमें टैक्स दो आपको ये जहाज़ निकालने के लिए, और वो वेरिएबल हो गया। तो ये स्टेबिलिटी जो है दुनिया में, और जो तेल की प्राइसेस में जो स्टेबिलिटी है, जिसके बेसिस पे ये पूरा जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो स्टेबल एक अर्थव्यवस्था है, वो अनस्टेबिलिटी जो है या इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी कायम रहेगी। और इसके बाद में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के बाद में एक और हॉट वॉर आएगा, जो कि और भी निर्णायक होगा, क्योंकि ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये जब तक के स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब्दील नहीं होगा, तो तब तक जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो महफूज नहीं रह सकती। और मुझे लगता है कि ये जो तेल की कीमतें हैं, इनकी जो इंक्रीज़ है, उसको फैक्टर करना पड़ेगा, और इसका जो पूरा प्रभाव है उद्योगों पे, कृषि पे, दुनिया के अंदर में पड़ने वाला है। क्योंकि बेसिक जो रॉ मटेरियल है पूरी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, वो कच्चा फर्टिलाइजर्स। तेल ही है, फर्टिलाइजर्स हैं, सब कुछ कच्चा तेल ही है। तो इससे हमारी सारी जो बजटरी प्रोसेस है इस देश में और देशों में भी, वो भी फिर से उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके अजम्पशंस देखने पड़ेंगे। और क्या ये यूएस इस खित्ते में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा इसके बाद कि नहीं? क्या वो पुल बैक करेगा? क्या वो इसको रीइंफोर्स करेगा? क्या इसमें कोई और थर्ड पावर आएगा? ये ज़रा सोचने वाली बातें हैं, जो अभी इतनी जल्दी इनके जवाब मिलने वाले नहीं हैं। मतलब खेल पूरी तरह से खुला हुआ है और वार अभी रुकते हुए नहीं देख रहे हैं आप? ना, वॉर रुकते भी मैं नहीं देख रहा। एज आई सेड, फ्रॉम हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी टू अगेन हाई इंटेंसिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट एक ट्रांजिशन करेगा। अब इसका ट्रांजिटरी फेज कितना होगा, जो लो इंटेंसिटी है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रहेगा, लेकिन ये डिस्टर्ब्ड रीजन है। इसमें जो हमारी जो रिलायंस थी उस पे, यूएई पे और सऊदी अरेबिया पे और बहरीन, कतर, कुवैत, इस पूरे खित्ते पे इकोनॉमिक रिलायंस वो कम हो जाएगी, वहाँ पे एक्टिविटी कम हो जाएगी, वहाँ से जो फॉरेन गेस्ट वर्कर्स हैं वो जाने शुरू कर देंगे वापस अपने देशों के। 3 देश हैं, मेरा 4 देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और फिलीपींस है, जिनके ज़्यादातर यहाँ पे लोग वर्कर्स काम करते हैं। तो वो भी एक डिसरप्शन होगा, सप्लाई चेन में भी डिसरप्शन होगा, और ये सब चीज़ों को हमें इसको असेस करना पड़ेगा कि इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो किस हद तक पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे किस हद तक ये प्रभाव पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स पे क्या बनेगा, डिमांड पे क्या होगा,
कितने उद्योग चलते रहेंगे, हमें कितना और पैसा सुरक्षा पे खर्च करना पड़ेगा, और हमारी जो सुरक्षा की ज़रूरियाँ हैं वो कौन पूरी करेगा, और जो यूएस है उसका मतलब वो हमारे प्रति उसका क्या रवैया होगा, ये सब बातें सोचने वाली हैं। आपने कहा कि एक लो इंटेंसिटी वार और फिर एक हॉट वार। हाँ। क्या आपको न्यूक्लियर वार का खतरा भी दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब डेस्परेशन में ट्रम्प क्या कर बैठेंगे, पागल आदमी है। क्या इसका खतरा भी देखते हैं? देखिए, इसमें ना न्यूक्लियर वॉर जो है वो अमेरिका नहीं छेड़ेगा, जो न्यूक्लियर वॉर छेड़ेगा तो इज़राइल छेड़ेगा। अब ये लोग कहते हैं ना, ये बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि नेतन्याहू नज़र नहीं आ रहा। आ गया। नेतन्याहू कहाँ है? नेतन्याहू इस समय 90% टाइम आसमान में गुजारता है। वो एयरबॉर्न रहता है। वो नीचे आता है, ऊपर जाता है, वो एक जगह में स्थिर नहीं रहता। और वो मेडिटेरेनियन सी में उसका जहाज़ चलता है, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चलता है, और हमारे पास भी हमारे प्रधानमंत्री का भी जहाज़ है, बड़ा महंगा। उसी तरह से नेतन्याहू का जहाज़ है। तो नेतन्याहू अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है, जिससे कि ईरान की कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उसको अप्रोच ना कर पाए। तो नेतन्याहू ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है, और जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इज़राइल के परसेप्शन में हुआ कि भाई हम कोलैप्स कर सकते हैं, ये लोग हमको ओवर रीच करके हमें ध्वस्त कर सकते हैं, तो वो बॉम्ब छोड़ सकता है। आई मीन ही इज़ द फिगर हु कैन इसको मतलब ये न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं कुछ कह सकता। और अमेरिका भी उससे करवा सकता है। अमेरिका, देखिए अमेरिका की इंटरेस्ट बहुत हैं, और उनको एक स्टेबल आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें कि वो डोमिनेंट खिलाड़ी रहें। न्यूक्लियर वॉर से क्या होगा कि कई उसमें प्रेशर ग्रुप्स आगे आ जाएंगे, कई लोग आगे आ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो ये यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम है, जितना भी इनके पास पड़ा हुआ है ईरान के पास में, उससे जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते तो डर्टी बॉम्ब तो बना सकते हैं, जो कि 25-30 हज़ार लोगों को ख़त्म कर सकता है। तो डर्टी बॉम्ब्स भी बन सकते हैं। डर्टी बॉम्ब्स कैन बी यूज्ड एज ब्लैकमेलिंग टूल्स। वो आपको धमकी भी दे सकते हैं। वो डर्टी बॉम्ब का अटैक किसी ऑयल इंस्टॉलेशन पे कर सकते हैं। वो डीसैलिनेशन प्लांट पे कर सकते हैं, जो कि नमक के पानी को पीने लायक बनाता है। वो जो सारी जो ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं गल्फ़ में, ये सारे देश इस इन चीज़ों पे बहुत निर्भर हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो इज़राइल की एग्जिस्टेंस पे खतरा आया, एक्चुअल एग्जिस्टेंस पे, तो वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में चूकेंगे नहीं। और ईरान कह रहा है कि अब हम इजराइल के न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट पर हमला करेंगे। देखिए, जो ईरान ने इज़राइल के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया, तो फिर ये न्यूक्लियर वॉर जो है, ये इसका जो टाइमलाइन है वो बड़ा पास आ जाएगा, बड़ा पास आ कर जाएगा। सकता है ईरान उस तक देखिए, पहुंचने की, उसमें वो है ताकत। मिसाइल फेंकने में तो वो माहिर है, और लॉन्चर्स उसके पास हैं। अब कितने मिसाइल जो हैं वो इजरायली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पेनिट्रेट करके निकल आते हैं, और फिर आपको जो पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो स्काई बर्स्ट में डेटोनेट होता है। वो मतलब ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई पे डेटोनेट होता है। तो मिसाइल को क्या वो उड़ा सकते हैं इजरायलीज़, जिसमें और जो वो उड़ा आसमान में, तो जो उसका विस्फोट हुआ आसमान में, तो उसका क्या प्रभाव होगा, कहाँ कहाँ फैलेगा, और कहाँ किन किन देशों में उसका असर पड़ेगा, अरबियों के देशों में पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। तो ये जब कोई डेस्परेट हो जाता है, तो वो कहता है कि भाई जो मैं डूबूंगा तो तुमको भी ले डूबूंगा सनम। तो वो बात आती है, तो फिर ये कुछ भी हो सकता है इसमें, और हमारा आप लॉजिक की बातें नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल। पाएंगे। ये बताइए कि अगर ये कहा जा रहा है कि ओमान, पाकिस्तान, रशिया, पुतिन कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सा रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो है ना, पुल के नीचे पानी बहुत बह चुका है, और
स्टेटस को एंटी वापस जाने के लिए कोई संभावना नहीं है। और जिस लहजे में ईरान है और अमेरिका है, वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो ये बैक डाउन करते हैं तो इनकी बड़ी भारी बेइज्जती होती है, इनकी छवि डाउन होती है। ऑलरेडी होने लगी है। हाँ, ऑलरेडी होने लगी हैं, तो इन्होंने अपनी छवि को रिट्रीव करना है। तो छवि को रिट्रीव कैसे करेंगे? वो तभी कर सकते हैं जबकि ईरान पूरी तरह से ध्वस्त ना हो। लेकिन ट्रंप पर बहुत प्रेशर है कि अब आप जंग में आगे मत बढ़ो। जैसे ही घुसेंगे, अगर मान लीजिए ये जमीन पर पैर रखते हैं, तब तो और भी खतरा बढ़ जाएगा नहीं, इनके। ज़मीन पे पैर नहीं रखेंगे ये अभी, क्योंकि वो संभावना है ही नहीं। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा लल्लू पंजू देश नहीं है ईरान। उसके 90 मिलियन लोग हैं, 9 करोड़ लोग हैं। ये वहाँ 2-2.5 लाख का रिपब्लिकन गार्ड है। ये वहाँ पे ये गलती नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे सेना भेजें। लेकिन जो सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है और इनकी साँठ-गाँठ होती है नए सत्ता के साथ में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपने स्पेशल फोर्सेस भेज सकते हैं, 1000-2000 बंदे टेहरान के अंदर में सत्ता को महफूज रखने के लिए। लेकिन ये सीनियरियो आज की तारीख में तो दिख नहीं रहा कि कोई दूसरा गठबंधन ईरान में खड़ा होगा। आज की तारीख में तो दिख नहीं रहा। आज की तारीख में तो यही दिख रहा है कि ये जो कुर्दिस्तान का जो फैक्टर है, वहाँ पे कितनी लड़ाई छिड़ी हुई है, बालूचिस्तान में क्या हो रहा है, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है। कुर्दिस्तान में भी वो एक आज 1000-1500 लड़ाके हैं। नहीं, वो ज़्यादा कि, हैं, वो ज़्यादा कितना हैं। कर लेंगे? 5 ग्रुप्स हैं। उनका एक अम्ब्रेला ग्रुप बना है 22 फरवरी को, CPFI-K। और टर्की में भी कुर्दिस्तान कर्ड्स हैं, काफ़ी सारे हैं। उनकी जो पार्टी थी वो पिछले साल डिसबैंड हो गई थी अंडर एर्डोगान के दबाव से। वो भी फिर उभर सकती है। लेकिन ये सब एक प्रोसेस में आएंगे जो कि मौका का फ़ायदा उठाएंगे। अब मौका कब आता है, कौन सा वेरिएबल आगे आता है इस लड़ाई में, वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ अ वॉर नाउ ओपन एंडेड, क्योंकि 15-16 देशों तक फैल चुका है। आगे आने वाले दिनों में क्या ये और फैलेगा? आगे आने दिनों में क्या ये अटैक्स और बढ़ेंगे? तो यूएस भी चुप नहीं रहेगा, इज़राइल भी चुप नहीं रहेगा, वो भी, उनके लिए भी आर-पार की लड़ाई है। तो हो सकता है कि इसी कश्मकश में कोई लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंक दें, किसी सुरंग में डाल दें और वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों में वो जो अमेरिका और इज़राइल जो डेस्परेट हो गए, तो उन्होंने किसी भी मतलब इंस्टॉलेशन या कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो न्यूक्लियर डिवाइस भी फेंक सकते हैं। इज़राइल कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि उसके जो अस्तित्व पे बात आती है कि वो उसका ढांचा ही उसके राष्ट्र का टूट रहा है, तो उसको बचाने के लिए तो वो कुछ भी करेंगे। और ईरान तो क्लस्टर बम्स यूज कर ही रहा है। क्लस्टर बम्स हैं, लेकिन उनका उतना असर नहीं पड़ रहा है। उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल जो इफेक्ट है वो उतना नहीं पड़ रहा। ये बताइए कि क्या आपको लगता है जो 3 शर्तें रखी हैं ईरान ने कि हमें पूरी वैधता दी जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमें गारंटी दी जाए कि अब कोई हमला नहीं होगा, और यहाँ से अमेरिकन बेसिस सब हटाएं, इनमें से कहीं कोई बीच की जगह हो सकती है? 3 में से एक भी शर्त? अंतर्राष्ट्रीय गारंटी कौन देगा? जो पिछला समझौता हुआ था उसमें तो सारे वीटो पावर मुल्क थे, वो नहीं बचा पाए जो ओबामा के समय एग्रीमेंट हुआ था। देखिए मुकेश जी, इसमें वेरिएबल्स बहुत हैं इस आपके ये सवाल में, क्योंकि क्या है कि इस समय मेरा अनुमान है कि नेतन्याहू का जो उद्देश्य है वो ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त ध्वस्त करने का है। और अमेरिका का जो उद्देश्य है, मतलब अमेरिका का और ट्रंप के उद्देश्यों में बड़ा बड़ा फ़र्क है। ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है बाय नेतन्याहू, तो वो करेगा जो नेतन्याहू कहेगा एक हद तक। और साथ में जो सिस्टम है, क्योंकि जो पॉलिटिकल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने हर एक पॉलिटिशियन को पैसा दिया हुआ है इलेक्शन में। तो चाहे वो इसराइल के हक में ना बोलें, लेकिन इसराइल के खिलाफ भी ना कुछ करें, फेंस पे बैठे रहें, न्यूट्रल बने रहें।
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो शर्तें हैं कि सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएं, अमेरिका हट जाए और कोई थर्ड पार्टी की गारंटी मिल जाए। लेकिन आप उदाहरण लीजिए यूक्रेन का, कि यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर किया, उसको फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की गारंटी मिली। ये हाल की बात है, पिछले 25 साल 30 साल पहले की बात है। उसके बाद उसका क्या हशर हुआ? तो ये क्या ईरान उस तरह की गारंटी मानेगा? और वो क्या ये एक निगोशिएटिंग पॉइंट है कि ये भी है कि भाई हमें गारंटी चाहिए, कि क्योंकि गारंटी की आज की डेट में कोई अहमियत है? गारंटी की गारंटी कौन देगा? एग्जैक्टली गारंटी की गारंटी कौन देगा? और क्या अमेरिका सैंक्शंस लिफ्ट करने को तैयार होगा? और अब ये पैसा जो है ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में, ये कहाँ से आएगा? और क्या ईरान गारंटी देगा कि वो अपने जो हाँ, पड़ोसी ईरान मुल्कों पे। ईरान मुआवजा भी मांग रहा है, जो नुकसान हुआ है हाँ, वो भी मांग रहा है। तो मुआवजा तो कोई देने वाला है नहीं, वो तो भी एक बार्गेनिंग पॉइंट है। और साथ में ये जो सिक्योरिटी है, ये जो इस खित्ते के जो लोग हैं, जो ये सऊदी अरेबिया है, जो आपका कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, इन सब एरियाज़ का, यूएई, ओमान, इनकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा अगेंस्ट ईरान? क्योंकि नीयत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। अब ईरान को कौन मानेगा कि वो एक शरीफ, नॉन अलाइंड देश बन जाएंगे, अमन शांति में बिलीव करेंगे? उनका तो इतिहास है, उन्होंने दुनिया पे राज किया हुआ है। तो ये डिस्ट्रस्ट जो है ये फैला हुआ है। अब डिस्ट्रस्ट को ब्रिज कैसे करोगे? ये तो एक ह्यूमन असेसमेंट की बात हुई ना, कि मैं आप पे एतबार करता हूँ। और जो सिस्टम चल रहा था यूएई का ईरान के साथ में, जो ट्रस्ट पे आधारित था, वो ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया। अब ईरान अपने एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा? इफ़ देर आर नो सैंक्शंस, ओनली देन के वो सरवाइव कर पाएंगे ना। सैंक्शन के ज़रिए वो यूएई के थ्रू जाते थे, अब यूएई का रास्ता बंद हो गया। तो ये बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत सारे हैं कि ये एक मतलब असेसमेंट करना कि आगे दुनिया के सामने क्या होने वाला है और आगे का रास्ता क्या है। मैं समझता हूँ अभी तो हम, पूरी दुनिया जो है फ्लक्स में है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और उसके बाद में फिर से हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि कई लोग जो एक सेटलमेंट, इंटरिम सेटलमेंट होगी, उससे वो नाखुश होंगे, तो फिर वो एजिटेट करेंगे, फिर लड़ाई होगी। अब देखिए जून में तो लड़ाई हुई थी पिछले साल, उसके बाद में अब फिर यहाँ पे फरवरी मार्च में शुरू हो गई। तो ये नाखुशी के कारण ही हुई है ना। अब नेतन्याहू क्या चाहता है? नेतन्याहू ये चाहता है कि ईरान जो है इजराइल को थ्रेट ना कर सके, और वो हमास, हिजबुल्ला और हुतीस को आउट करे, जिससे कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाए। अब ग्रेटर इजराइल जो है वो जॉर्डन से कुछ हिस्सा खाएगा, उससे खाएगा, सऊदी अरब से खाएगा, सीरिया से खाएगा, लेबनान से खाएगा। तो वो क्या खाने देंगे? वो हिजबुल्ला जो है खाने देंगे? वो तो 500, उनके पास तो 30-40 हज़ार रॉकेट हैं, वो रॉकेट में रॉकेट छोड़ते रहेंगे जाएंगे। तो इकबाल साहब, मैं अब पहले सवाल की तरफ फिर से लौट आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पहले ब्लिंक कर रहा है, अब उसके पास रास्ते क्या है? देखिए बड़ा कठिन सवाल है। अमेरिका ब्लिंक नहीं कर रहा, अमेरिका ब्लिंक कर चुका है। और उसके पास रास्ते तो मैं समझता हूँ उसके उद्देश्य पर निर्भर होगा कि उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स पहले बताए गए थे: ईरान की रिजीम चेंज, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को नष्ट करना और बैलिस्टिक मिसाइल को ख़त्म करना। 3 में से एक भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अचीव कर पाया। बिल्कुल सही, वो अचीव नहीं कर पाए। तो लॉजिक ये कहता है कि जो उन्होंने अपने ये उद्देश्य अचीव अचीव करने हैं, हासिल करने हैं, तो ये लड़ाई चलती रहेगी, युद्ध चलता रहेगा। और सवाल आता है कि नेतन्याहू का उद्देश्य क्या था? मैं फिर आपके पास उसको लेके जाता हूँ आपको नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव पे, उसके उद्देश्य पे।
उसका उद्देश्य ये है कि ईरान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जिससे कि जो नई सत्ता आएगी, जिसकी भी सत्ता होगी, उसको 10-15 साल लग जाएं इसको बनाने में, और वो उसी में व्यस्त रहे, जिससे कि इज़राइल जो है अपने जो उसके बॉर्डर्स हैं उनको उसका विस्तार कर सके और ग्रेटर इज़राइल की तरफ जा सकें, और साथ में अपने आप को ईरानी हमले से और ईरानी मुतबन्नों से, जो कि हूतीज़, हमस और हिज़्बुल्लाह हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करें। लेकिन दो सवाल यहाँ उठते हैं। एक, हाँ। क्या अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक थे और अब उसको ये समझ में आ गया है कि ये तो अचीव करना संभव ही नहीं है? दूसरा, इजराइल क्या अभी भी अमेरिका को धक्का देकर उस हद तक ले जाने की स्थिति में है जब फंस चुका है अमेरिका? देखिए, पहला सवाल आपका ये था कि क्या अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक थे। अनरियलिस्टिक थे? हाँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक थे, और उनके ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक ही नहीं थे, लेकिन उनके जो अजम्पशंस थे, जिन पे वो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित थे, वो अजम्पशंस भी अनरियलिस्टिक थे, और वो अजम्पशंस भी फेल हो चुके हैं। तो ये तो आपके वो पहले सवाल टोटल का फ्लेयर। जवाब है, टोटल टोटल फेलियर, फेलियर। टोटल फेलियर। दूसरा सवाल आपका फिर से दोहराएंगे? तो दूसरा सवाल ये था कि क्या इस सूरत में भी जब अमेरिका समझ गया है, इजराइल उसको वार में इन्वॉल्व किए रख सकता है? देखिए, इसमें एक दूसरा नज़रिया लेना पड़ेगा कि अमेरिका और ट्रंप में बहुत फ़र्क है, अंतर है। इज़राइल और नेतन्याहू में भी अंतर है। कुछ विषयों पे इज़राइल की नेतन्याहू से सहमति है। हालांकि जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके इज़राइल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इंटरव्यू हुआ था एनडीटीवी पे, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले, और उसने ये कहा था कि हम इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं, लेकिन हम नेतन्याहू के साथ नहीं हैं। तो ये एक अंतर है। और क्या जैसे कि नेतन्याहू और इज़राइल में अंतर है, तो ट्रंप और अमेरिका में भी अंतर है। तो नेतन्याहू ने ट्रंप को इस लड़ाई में खींचा, और ट्रंप के साथ में अमेरिका भी खिंच गया। ये बात है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने इस लड़ाई को जस्टिफाई किया, क्योंकि एक तो एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक इमेज गेज में से दब गई, पब्लिक डिस्कोर्स में से निकल गई। तो साथ में उसने ये जस्टिफाई किया कि जो हम ईरान को ख़त्म कर देते हैं, तो नवंबर के इलेक्शंस में हम रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा होगा, और मागा का जो सपोर्ट बेस है उसमें फ़ायदा होगा। मागा का बेस भी अब चूर चूर हो रहा है, क्योंकि उनको पेट की बात है कि सब महंगाई बढ़ गई है, और उनकी आमदनियां कम हो रही हैं, डॉलर का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये लड़ाई किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सिर्फ पुतिन के लिए है और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो वो नेतन्याहू ट्रंप को किस हद तक खींचे रख सकता है, वो अपनी लगाम कहाँ तक टाइट रखेगा, ये सोचने वाली बात है। इसका इसका मेरा ख्याल है जवाब किसी के पास नहीं है इस समय। हमें पता है कि अमेरिका जो है स्टम्बल कर रहा है। अमेरिका एक जो अमेरिकन सिस्टम है, जो उनके जनरल हैं, उनके जो थिंकर्स हैं, वो सब रिलक्टेंट फाइटर्स हैं, रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन वो उनके प्रणाली में जो प्रजातंत्र की प्रणाली है, उसमें वो जो राष्ट्रपति है वो उच्च है, सर्वोपरि है, कमांडर इन चीफ तो है। कमांडर इन चीफ है, तो उनको उसका कहना मानना ही पड़ रहा है। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो फिर आपका राष्ट्रहित क्या कहता है? मुझे लगता है कि जो ये और यूएस की बेइज्जती हुई, उसके जो खर्चे हैं इस लड़ाई में रहने के लिए वो और ज़्यादा बढ़ गए, तो हो सकता है कि इसमें से निकलने के लिए ट्रंप भी निकल जाए, और एक किस्म का यूएस के सिस्टम में एक पैलेस कू हो जाए, जिससे कि जेडी वैंस जो है वो राष्ट्रपति बन जाए। ये एक स्पेकुलेशन है, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर कुछ रहा लोग हूँ। तो वहाँ के स्पीकर के भी राष्ट्रपति बनने की बात कर रहे हैं। मिड टर्म पोल के बाद अगर हाँ,
कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत हो जाता है, उनका स्पीकर होगा और फिर वो सिचुएशन भी नहीं, बन वो तो सकती तब होगा कि जब दोनों ट्रंप और जेडी वैंस निकल जाएंगे ना, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद तो उपराष्ट्रपति बनेगा ना, है। हाँ, वो लेकिन बाईपास इम्पीच नहीं कर पा सकते। हाँ, या तो दोनों इम्पीच हो गए, हाँ, पर जेडी वैंस जो है वो पब्लिक आई से हट गया है, वो तो इसमें है ही नहीं। वो तो अपने आप को तैयार कर रहा है कि कब मुझे सत्ता संभालनी पड़ेगी, क्योंकि ये निश्चित है कि ट्रंप जो है ये नवंबर तक ही है। नवंबर तक इसका जो हशर होने वाला है वो भगवान जाने कि क्या होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है, बुरा ही है। या एप्स्टीन फाइल्स उसको मारेगी, या ये ईरान का युद्ध उसको मारेगा, या दोनों चीज़ें मिल के मारेंगी। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जनमत है वो इसराइल के खिलाफ बन गया, मतलब अमेरिका के यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा भी इसराइल का अभी जो कर रहा है, वो गजा में जो किया और जो कुछ किया उसका विरोध कर रहा है। यूरोप में हर जगह विरोध हो रहा है। तो ये जो जनमत का प्रेशर है ये अमेरिका पर कितना काम कर रहा होगा, और जो भी अब फैसले लिए जाएंगे उसमें इसकी क्या भूमिका हो सकती देखिए, आप जनमत की बात कर रहे हो तो इज़राइल में 90 लाख मेरा ख्याल है उनकी आबादी है, उसमें से 20 लाख यहूदी रशियन है। रशियन जो है वो सेकंड लैंग्वेज है इज़राइल की। और पुतिन उनके बारे में सोचता है, उसको उनके बारे में चिंता है, क्योंकि यहूदी जो हैं रूस में भी हैं और वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि भाई उनके जो धर्म के लोग हैं जो कि इज़राइल में जा चुके हैं, होली लैंड में जा चुके हैं, उनको कुछ हो। तो रशिया जो है वो भी इज़राइल को महफूज रखना चाहेगा, क्योंकि ये भी उसके लिए एक लीवर है अरबियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का। वो कोई जज्बाती तौर पे अरब वर्ल्ड के साथ नहीं है, वो अपने राष्ट्रहित के कारण है। और अमेरिका में जितने यहूदी हैं इज़राइल से ज़्यादा हैं, 10-11 मिलियन हैं। तो उनकी जो लॉबी है और उनका जो पॉलिटिकल क्लाउट है और उनका जो कल्चरल और सोशल क्लाउट है, हर हॉलीवुड का हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो यहूदी है, तो वो भी इज़राइल को डूबने नहीं देंगे। तो अब अमेरिकन सिस्टम जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, वो इसका सल्यूशन निकालेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम में एक ही रोड़ा है और वो ट्रंप महाशय हैं। ट्रंप महाशय जो निकले तो फिर दुनिया अपने आप में एक रेजोल्यूशन में आ जाएगी कि इसको कैसे गिव और टेक के ज़रिए कैसे किया जाए और किन चीज़ों के साथ में हम जीवित रह सकते हैं। अब अमेरिका पहले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि नॉर्थ कोरिया के पास में आईसीबीएम्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वो अब रिकनसाइल कर गया कि नॉर्थ कोरिया भी है और उसके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो ये ईरान को भी एक्सेप्ट कर जाते तो ये शायद बात ना होती। लेकिन जो ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो टर्की और सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे, और जो टर्की न्यूक्लियर पावर बनेगा तो जर्मनी भी बनेगा, और जो जर्मनी भी बनेगा तो जापान और साउथ कोरिया भी बनेगा। तो हो सकता है कि पूरे विश्व के जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी और जो दुनिया का आर्किटेक्चर था वो बदल जाएगा, जबकि मल्टीपल न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे। और आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर होने से कोई पाबंदी नहीं है, आप तो नॉन न्यूक्लियर वॉर भी लड़ सकते हैं। आप उसको तब इस्तेमाल करोगे जब वो देश आपसे बहुत दूर होगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम इंडिया पाकिस्तान पे बॉम्ब गिराएगा या पाकिस्तान इंडिया पे गिराएगा तो फॉल आउट तो दोनों को भुगतना पड़ेगा ना। तो वो एक किस्म का एक चेक भी है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि ये अभी हम उस ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, हम उस सुरंग में से गुजर रहे हैं और रोशनी नज़र नहीं आ रही कि सुरंग के उस पार जो रोशनी है वो कितनी प्रबल है। वहाँ पे बादल लगे हुए हैं कि सूरज चमक रहा है। जी, आखिरी सवाल, मोदी डॉक्ट्रिन का भविष्य क्या है? देखिए, मोदी डॉक्ट्रिन आप किसको कहते हैं? जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, जो हम पिछले 3-4 साल में लगातार धराशायी होते हुए देख रहे हैं। देखिए, मोदी डॉक्ट्रिन जो है ये और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये नॉन अलाइनमेंट पे निर्धारित थी। वो उसका नया रूप है। मतलब
शब्दावली चेंज हो गई, लेकिन सिद्धांत वही रहे। नहीं, नॉन अलाइंड तो अब रहे ही नहीं। नहीं, नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक वो ऑटोनॉमी तो तो एक ही सीधे बात हुई सीधे ना। हम वो तो इजराइल और अमेरिका के साथ चले पर्यायवाची गए। शब्द हो गया ना, नॉन अलाइनमेंट और वो स्ट्रेटेजिक हाँ ऑटोनॉमी। हाँ, लेकिन उस पर तो टिकी भी नहीं है ये तो कब के अमेरिका और इजराइल के पहलू में चले गए। देखिए, ये मैं आपसे थोड़ा इसमें मेरा फ़र्क है नज़रिया। हम अमेरिका के पहलू में तब चले गए थे जब वाजपेयी जी हमें ले गए थे 2002-3 के अंदर, और जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, फिर वो जो प्रोसेस शुरू हो गया था अमेरिका के साथ में, वाजपेयी जी ने ये बयान दिया था कि इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एलाइज। वो नेचुरल एलाइज से हम एक अमेरिकन आर्किटेक्चर में आ गए। हम न्यूक्लियर जो विंटर थी उसमें से निकल के हमने यूएस से न्यूक्लियर डील साइन की। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब तक कि ये कांग्रेस की सरकार ख़त्म हुई, 2014 में निकली यहाँ से सत्ता से, तो उसके बाद में ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो मंत्र है ये फिर से प्रबल हुआ। पहले कोई बोलता नहीं था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस था कि हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, अमेरिकन ऑर्डर में जा रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी में जा रहे हैं। वो हमने ट्रांजिशन कर लिया था। लेकिन फिर ये देखा गया कि जो व्यापार है, और ख़ासकर जो चीन का व्यापार के साथ जो व्यापार है, वो बहुत लाभदायक है। और लोगों को, व्यापारी वर्ग जो है इस देश में, वो बहुत मुनाफा कमा सकता है। और पिछले 10-12 साल में व्यापारी वर्ग ने इस देश में बहुत पैसा कमाया चाइना ट्रेड से, क्योंकि उन्होंने जो अपने उद्योग थे उनको बंद करके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की, अपना ब्रांड छपवाया उसके ऊपर में, और इस मार्केट में उन्होंने बेचा, तो उन्होंने बहुत पैसा बनाया। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तब जस्टिफाई होती है जबकि आपका जो व्यापार के साथ में बहुत लगाव हो, और आप इंडस्ट्रियलाइज देश से सर्विसेज में जा सकते हैं। आप कहेंगे हम सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी से हम सर्विस सेक्टर में नहीं जा रहे, और जो एक्सेस लेबर था वो वापस कृषि में चला गया है, एग्रीकल्चर में चला गया है। तो आज की डेट में ये बात हो गई कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई है। हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, अब हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। अब हमें री इंडस्ट्रियलाइज होना है, क्योंकि हम ये जो 100 बिलियन या 125 बिलियन सालाना चीन को कैसे दे सकते हैं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उत्पादित नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। तो हमें अपने आप को री यहाँ भी तो इंडस्ट्रियलाइज करना मोदी है। डॉक्ट्रिन का फेलियर है। मैं उसी ये सब चीज़ें जो हैं उसमें लिंक्ड हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है कि आप किसी के साथ में मित्र नहीं बन सकते, लेकिन आपने फिर अमेरिका के साथ में 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं, और अमेरिका कह रहा है कि जब आपने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं और हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में क्यों नहीं हो? आपने क्वाड में ज्वाइन किया, लेकिन आपने क्वाड के मिलिट्री उसमें स्ट्रक्चर में क्यों नहीं शामिल हो जाते? वो नहीं शामिल होते क्योंकि आपका जो व्यापार है चीन के साथ में, उस पर रोक पड़ जाएगी, और आप रुकवाना नहीं चाहते क्योंकि आपके जो कॉरपोरेट्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये अब इसका भांडा फट गया है, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। इसके बाद में जो नया विश्व का आर्किटेक्चर है, उसमें से ये होगा कि ट्रेड जो है एक ब्लॉक के साथ में ही होगा, दूसरा ब्लॉक के साथ में ज़रूरी ट्रेड होगा, लेकिन वो फ्रीडम नहीं होगा। नए पैक्ट्स साइन होंगे। अभी तो एक पैक्ट सिलिका साइन हुआ है रेयर अर्थ्स का। अब रेयर अर्थ्स की ये जो सारा प्रोडक्शन है, ये चीन में क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी थी। रेयर अर्थ्स तो हर देश में है, और आप अपनी फैक्ट्रियाँ लगाओ और उन रेयर अर्थ्स को प्रोसेस करके, उनको ट्रांसफॉर्म करके आप अपने आप इस्तेमाल करो अपनी इंडस्ट्री में, या उनको बेचो। तो ये एक जिसके आधार पे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पे जो ये सारा हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, अब उसके वो भी अजम्पशन सारे कोलैप्स कर गए हैं। तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, और हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी। मतलब एक बहुत बड़ा संकट है ये। हाँ, क्योंकि ये लड़ाई हुई है। रीइन्वेंट करना, अपने आप को बिल्कुल। रीपोजिशन करना, नए मित्र ढूंढना, नए संगठन बनाना, ब्रिक्स, एससीओ सबके साथ कैसे देखिए, तालमेल ब्रिक्स तो खत्म हो गया है,
क्योंकि ब्रिक्स जब इन्होंने चीनियों ने उसको मिलिटराइज कर दिया था जनवरी में साउथ अफ्रीका में, रशिया, चाइना और ईरान की नेवल एक्सरसाइज हुई थी, उसमें भारत और जो ब्राज़ील है वो शामिल नहीं हुए थे और वो तब मिलिटराइज हो गया। अब ये लड़ाई में हम गए इसराइल के साथ में, ईरान हमारा विरोधी हो गया, तो हम तो ब्रिक्स में से वैसे ही निकल गए। और उन्होंने जब हमारे साथ विश्वासघात किया मार्च 2025 में, जब उन्होंने चाबहार पोर्ट में चीनियों को एंटर करने दिया और पाकिस्तानी को एंटर करने दिया, अब वो चाबहार पोर्ट तो अब उसमें यूएस ने बॉम्ब किया, क्योंकि वहाँ पे सारे रशियन ईरानी नेवल वेसल्स थे, डॉक्ड थे। तो ये जो ब्रिक्स है, अब ये भी अपना मतलब ये चाइना का ब्रिक्स हो जाएगा। उसमें से आई जो है इंडिया का, ईरान जो रहा तो ईरान आई में आ जाएगा, इंडिया तो निकल आएगा। और इसराइल के साथ में हम इतने क्लोजली आइडेंटिफाई हो गए हैं इस लड़ाई के दौरान कि अब हमें उनके आर्किटेक्चर में, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारी क्या छवि रहेगी जो हम फिर वो वहाँ पे जाएंगे वापस ब्रिक्स में, तो हमें हमें कौन इज्जत देगा वहाँ पे? हम तो उनके साइड, ऑपोजिट साइड में हैं। अब तो ना इधर इज्जत मिलेगी ना उधर इज्जत मिलेगी। तो जो हमने पक्ष चुना है, हमें उस पक्ष में अपने डील को बेहतर करना पड़ेगा और उस पक्ष के साथ में हमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री टाइज बनानी पड़ेंगी, और उसके पास में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और वो पक्ष ऐसा है जहां ट्रंप हर रोज टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं, नए नए उपाय लगाते हैं। अब अभी देखिए, फिर से उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है 14 देशों को, उनकी इंक्वायरी देखिए शुरू हो गई देखिए है। देखिए ट्रम्प की जो जिसे कहते हैं ना लीज है ना व्हाइट हाउस पे, वो ख़त्म होने को आ रही है, वो टर्मिनेट होने को आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको, दुनिया को, इस व्यक्ति को बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। और नवंबर तक ये खेल चेंज होने वाला है अमेरिका में, जी क्योंकि वहाँ भी लोग तंग आ चुके हैं और दुनिया में भी लोग तंग आ चुके हैं। और जो बाकी जो एक्चुअल शक्तियाँ हैं, जो ये टेक्नो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो ट्रम्प को अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर लेकिन पाएंगे। पता नहीं ये आदमी नवंबर तक और क्या क्या करेगा। अभी तो क्यूबा को हड़पने की प्लान में है, और पता नहीं किन देशों पर, जो ग्रीनलैंड क्या क्या जो करेगा। क्यूबा को हड़प करेगा तो ताइवान जाएगा, तो ताइवान पे चीन भी हमला करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही करेगा। उससे जो उनकी 13 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं वो सब जाएंगी, जो 50% जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर्स हाई एंड सप्लाई करते हैं वो भी जाएंगी साथ में। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो क्यूबा पे अब हमला करेगा। ये ऐसे ही है, गिदड़ इसमें कोई भक्की। गिद्दड़ भपकी है, कुछ नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, बड़ी दिलचस्प बातचीत आपसे हुई इस पूरे मसले पर। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश जी, आपका। धन्यवाद।